देखो बच्चों, आसमान में उड़ता हुआ एक चमगादड़, पानी में तैरती हुई एक व्हेल या जंगल में भागता हुआ एक चीता, ये सब हमारे रिश्तेदार हैं। मगर हम ये प्रूफ कैसे करेंगे? ये हम प्रूफ करेंगे डाइवर्जेंट इवोल्यूशन से। ये हम कोशिश करेंगे समझने की होमोलोगस ऑर्गन से। तो देखो, समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से ये है। देखो, कभी ऐसा रहा होगा कि हमारा एक कॉमन एंसेस्टर रहा होगा कोई, ये कोई कॉमन एंसेस्टर है। उनमें से कुछ एंसेस्टर ऐसे रहे होंगे जो अपने शिकार के लिए हो सकता है या फिर अपने प्रोटेक्शन के लिए कुछ ऐसे रहेंगे। मैं बैट का एग्जांपल लेके तो मैं समझाऊंगा पहले, ठीक है। वो क्या करेंगे, गुफाओं में जाने की कोशिश करेंगे, और वो शायद गुफाएं ऊपर रही होंगी या फिर पेड़ पे चढ़ने की कोशिश करेंगे। अब उड़ने के लिए होगा क्या कि जब ये किसी एक डायरेक्शन में गए होंगे तो उस डायरेक्शन में गए होंगे तो उनके कई सारे वेरिएशन आई होगी। देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमेशा वेरिएशन आती है। उस वेरिएशन में से मान लो एक के अंदर ऐसा हुआ कि उड़ने वाली थोड़ी सी काबिलियत आ गई, थोड़ा सा एक पंख जो था वो थोड़ा सा डेवलप हो गया होगा, ठीक है। या फिर दूसरे में भी थोड़ी सी आ गई होगी। तो होगा क्या, नेचर किस तरीके से काम करता है, ध्यान समझना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक वेरिएशन लाती है और नेचर हमेशा ऊपर से एक स्ट्रेस डालता है, एक कंडीशन डालता है। अब होगा ये कि इसमें से ये जो दो हैं, ये कुछ ऐसे हैं जो उड़ने के लिए थोड़े अडेप्ट होने लगे हैं, ठीक है। तो जो फीमेल्स भी होंगी वो क्या करेंगी, इनकी तरफ अट्रैक्ट होंगी और इनसे शादी होगी तो इनके बच्चे होंगे बहुत सारे। अब इनके बच्चे मान लो ये 1 2 3 4 हुए, एग्जाम्पल है ये बच्चों। अब ये 4 हुए, इनमें से मान लो इनमें वो वेरिएशन नहीं आई, ये 3 ऐसे थे जिनमें पंख थोड़े और बड़े हुए, ठीक है। तो ये थोड़ा सा और उड़ने के काबिल बन गए, तो इनकी प्रोजेनी जो होगी वो आगे की तरफ बढ़ेगी। और नेचर इस तरीके से दबाव डाल रहा है कि वो उस समय ऐसा इन्वायरमेंट रहा होगा जहां उड़ना ज़रूरी रहा होगा, या फिर उनके सर्वाइवल के लिए कुछ ऐसा ज़रूर रहा होगा। तो इनमें कुछ वेरिएशन आई, इनके पंख थोड़े बड़े बड़े हो गए, और ये थोड़ा कम रह गया तो ये नेग्लेक्ट हो गया। इस तरीके से इनमें ये डेवलप होता जा रहा है, समझ लो। और एक टाइम ऐसा आएगा कि एक बिल्कुल उड़ने के काबिल पंख बन जाएगा। इसको बोलते हैं हम स्पेसिएशन, एक न्यू स्पीसीज का बन जाना, समझ गए। इस तरीके से बैट बने हैं। और जब नेचर अपनी तरफ से कोई चैलेंज डालता है तो जो सेलेक्ट हो जाते हैं, जैसे ये देखो, इनमें से ये 2 सेलेक्ट हो गए, इन चारों में से ये 3 सेलेक्ट हो गए जो नेचर में अडेप्ट कर पाते हैं, या उनकी वेरिएशन ऐसी होती है जो नेचर को सपोर्ट करती है, उसे बोलते हैं हम नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन ऐसा नहीं है कि हाँ किसी ने आके बोला कि तुम सेलेक्ट हो गए। नेचुरल सिलेक्शन का मतलब वेरिएशन आएगी और उस वेरिएशन के हिसाब से वो ऐसा हो, उसका वेरिएशन होगा जो उसमें ढल पाएगा, अडेप्ट कर पाएगा एक तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से बैट बना। पर जब मैं इसका बेसिक स्ट्रक्चर देखूंगा तो बेसिक स्ट्रक्चर जो इसका एनाटॉमी का रहेगा वो इसके जैसा ही रहेगा, इसके एंसेस्टर के जैसा ही रहेगा। इसे बोलते हैं बच्चों डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन में एक कॉमन एंसेस्टर होता है, ऐसा ही वेल का रहा होगा। मान लो वेल के साथ ऐसा रहा होगा कि ज़मीन पे ऐसा रहा कि इन्वायरमेंट बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है, ड्राई कंडीशन आ गई, या फिर प्रेडेटर से बचने के लिए पानी में चले गए और वहाँ पे धीरे धीरे करके उनके अंदर तैरने की काबिलियत आ गई। तो ऐसा नहीं होगा कि एकदम से वो पानी में गई, तैरना चालू हो गई। बहुत सारी गई होंगी, उनमें से कुछ नहीं होंगी, किसी में थोड़ा बहुत अडेप्ट हुआ होगा पानी के तैरने लायक कंडीशन। इनमें कुछ ऐसी वेरिएशन आई होगी जो पानी में ढलने के काबिल रही होगी, तो उनकी आगे प्रोजेनी बढ़ेगी। अब इनमें से मान लो इनमें वो सूटेबल रहा जो पानी में तैर सकते हैं, तो ये आगे बढ़ेंगे, ये धीरे धीरे। तो ये जो खत्म होते जा रहे हैं और जो सर्वाइव करते जा रहे हैं, ये जो सर्वाइवल वाले हैं, ये हैं नेचुरल सिलेक्शन। ये नेचर का सिलेक्शन होता है। इसी तरीके से नेचर इस तरीके से सेलेक्ट करती है। ऐसा ही चीते के अंदर है, ऐसा ही मैन के अंदर है, समझ के बच्चों। अब इससे इन सब का टॉपिक से कैसे रिलेट करता है ये कि जब मैं बैट का, वेल का, चीते का, मैन का, जब मैं इनका एनाटॉमी देखता हूँ तो मैं ये देखता हूँ कि इन सबकी एनाटॉमी सेम है। सबकी एनाटॉमी सेम का मतलब क्या है, पेंटाडेक्टाइल इनका प्लेन है, मतलब इनके अंदर ह्यूमरस बोन होता है, ठीक है। रुको, डायग्राम से समझ में आएगा। देखो सेम, देखो ह्यूमरस 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 ह्यूमरस। इसके अंदर देखो रेडियस अल्ना, रेडियस अल्ना, रेडियस अल्ना, रेडियस अल्ना, ये बैट का है। उसके बाद देखो इसके अंदर फेलेंजेस हैं ये सारे के सारे, तो इसमें बहुत सारे, ये सारे फेलेंजेस, यहाँ फेलेंजेस, यहाँ फेलेंजेस, यहाँ कार्पल मेटाकार्पल, कार्पल मेटाकार्पल, कार्पल मेटाकार्पल, कार्पल मेटाकार्पल, समझ गए। तो इनमें क्या है, ये सेम प्लेन क्यों है, क्योंकि इनका जो एंसेस्टर है बच्चों वो कॉमन है। तो ऐसा इवोल्यूशन जिसका एक कॉमन एंसेस्टर रहा हो और वहाँ से ये डेवलप हुए हों,
इन्हें बोलते हैं हम डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। ऑप्टिक्स में पढ़ते हैं ना डाइवर्जेंस मतलब फैलना, तो एक तरीके से फैल रहे हैं अलग अलग डायरेक्शन में। तो ऐसे एंसेस्टर जो अलग अलग डायरेक्शन में, इनका जो ओरिजिन रहा है वो सेम रहा है मगर अलग अलग इन्वायरमेंट में जाके ये अडेप्ट हो गए, और ये कहलाएंगे डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। अब डाइवर्जेंट इवोल्यूशन की वजह से इनमें जो अलग अलग ऑर्गन बने हैं, जैसे बैट के अंदर हमने देखा उड़ने के काम आएगा, वेल के अंदर तैरने के काम आएगा, चीते के अंदर दौड़ने के काम आएगा, मैन के अंदर ग्रास्पिंग यानी चीज़ों को पकड़ने के काम आएगा। तो ये वाला जो फीचर है जिसमें कॉमन स्ट्रक्चर है मगर क्या फंक्शन सेम है? नहीं, डिफरेंट फंक्शन। तो जब कॉमन स्ट्रक्चर हो और फंक्शन डिफरेंट हो बच्चों, उसे बोलते हैं हम होमोलोगस ऑर्गन। पर क्या ये डिफरेंट फंक्शन ही हमेशा रहेगा? जरूरी नहीं है बच्चों। 10th में हम पढ़ते हैं मगर थोड़ा सा हम आगे देख सकते हैं। सेम फंक्शन होगा तब भी हम उसे बोलेंगे डाइवर्जेंट इवोल्यूशन और होमोलोगस ऑर्गन। एग्जाम्पल से समझाऊंगा। देखो, जैसे कि तुम देख लो बच्चों, हार्ट का देखो। हार्ट, हम हार्ट्स की शुरुआत करेंगे फिश, ठीक है। फिश के बाद आते हैं एम्फीबियन, एम्फीबियन के बाद आते हैं रेप्टाइल, रेप्टाइल्स के बाद बर्ड्स, बर्ड्स के बाद मैमल्स, हम, ठीक है। अब इन सब में देखो, सबके हार्ट का फंक्शन सेम है कि वो पंप करेंगे, सबका फंक्शन सेम है, सेम फंक्शन है, ठीक है। और इनका ओरिजिन सेम है, मीजोडर्मल होता है, सब मीजोडर्म से ड्राइव होते हैं। अब इसे ध्यान से देखो, एनाटॉमिकली ये सब के सब सेम है और सब अलग अलग ग्रुप में है। देखो, एक फिश है, सब वर्टिब्रेट है, एक फिश है, एक एम्फीबियन है, रेप्टाइल है, बर्ड है, मैमल्स है, सब अलग अलग ग्रुप के हैं मगर इनका ओरिजिन तो सेम ही हो गया क्योंकि सब मीजोडर्म से। पर क्या काम अलग अलग कर रहे हैं? नहीं बच्चों, काम तो सेम है। काम इनका क्या है? पंप करना। तो क्या ये होमोलोगस ऑर्गन नहीं होंगे? ये भी होमोलोगस ऑर्गन है, ठीक है। ऐसा ही ब्रेन के अंदर है, ब्रेन एक्टोडर्म से डेवलप होता है, पर अगर आप ब्रेन देखोगे इन सब के तो उनका ओरिजिन सेम है, काम भी सेम करते हैं वो, ठीक है। तो जरूरी नहीं है डिफरेंट फंक्शन हो, सेम फंक्शन हो मगर ओरिजिन अगर सेम रहा है तो होमोलोगस ऑर्गन ही होगा। अब क्या ये एग्जाम्पल सिर्फ एनिमल में हम देख सकते हैं? क्या प्लांट में नहीं है ना? प्लांट में एग्जाम्पल क्यों नहीं होंगे? आज प्लांट का एग्जाम्पल समझाता हूँ। देखो, ये है लीफ और लीफ के अंदर ये एक्सिलरी बड है और ये एक्सिलरी बड लिख देता हूँ, चलो, ये है एक्सिलरी बड। अब ध्यान से समझो, ये जो एक्सिलरी बड है ये दो तरीके के वेरिएशन दिखाती है। एक है बोगनविलिया में, बोगनविलिया में, और दूसरा है बच्चों कुकुरबिता में। इसमें देखो ध्यान से, बोगनविलिया में, कुकुरबिता में एक्सिलरी बड जो होता है बोगनविलिया में स्पाइन बन जाता है और कुकुरबिता में क्या होता है, ये टेंड्रिल बन जाता है। ये है स्पाइन, यहाँ पर ये प्रोटेक्शन का काम कर रहा है और यहाँ पर ये सपोर्ट का काम कर रहा है टेंड्रिल। यहाँ पर ये है प्रोटेक्शन हर्बीवोर से और टेंड्रिल यहाँ पे सपोर्ट का काम कर रहा है। तो ओरिजिन सेम है, ओरिजिन सेम है, काम अलग अलग कर रहे हैं। और जब ओरिजिन सेम हो और काम अलग अलग हो, उसी को तो बोलते हैं बच्चों होमोलोगस ऑर्गन, ठीक है। अब एक एग्जांपल और थोड़ा एनसीईआरटी से हट के समझा रहा हूँ बच्चों। जैसे लीफ का आपने देखा है, ठीक है। लीफ में भी होमोलोगस ऑर्गन तुम आराम से देख सकते हो। जैसे पिचर प्लांट में लीफ का काम कुछ और है, वीनस फ्लाई ट्रैप में एक इसका काम और है, क्योंकि पिचर प्लांट में वो पकड़ लेते हैं उसको, इंसेक्ट वगैरह को, और डाइजेस्ट कर जाते हैं क्योंकि फोटोसिंथेसिस वगैरह में प्रॉब्लम होती है। खैर उसे छोड़ो, ठीक है। उसके अलावा कैक्टस में देख लो तुम, वहाँ पर लीफ जो होता है वो स्पाइन में कन्वर्ट हो जाता है टू रिड्यूस वाटर। तो ये भी तो होमोलोगस ऑर्गन है। अब समझेंगे एनालॉगस ऑर्गन के बारे में बच्चों। देखो बच्चों, एक है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ पेंगुइन्स, ठीक है। यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं डॉल्फिन और यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं शार्क। देखो बच्चों, पानी में पेंगुइन तैरती है, डॉल्फिन भी तैरती है और शार्क भी या वेल भी। पर क्या तीनों फिश हैं? नहीं बच्चों। देखो, शार्क जो है ये फिश है बस, जो डॉल्फिन है ये मैमल है, ये हमारी फैमिली का बंदा है, पानी में तैर रहा है। और पेंगुइन जो है ये बर्ड है मगर पानी में तैरती है।
समझ रहे हो? तो अगर ये तीनों के तीनों किसी एक जगह पे आ गए हैं तो कन्वर्जेंट का मतलब ही क्या होता है? चीज़ों को इकट्ठा करना। तो ये जो इवोल्यूशन है ये कन्वर्जेंट इवोल्यूशन होगा और इनके जो ऑर्गन कहलाएंगे वो कहलाएंगे बच्चों एनालॉगस ऑर्गन। एनालॉगस ऑर्गन, क्योंकि तीनों के जो ऑर्गन होंगे वो तैरने में हेल्प कर रहे हैं। क्लियर है ये बात? एक और एग्जांपल समझो। जैसे मान लो बटरफ्लाई है, बटरफ्लाई, और कोई बर्ड ले लो, ठीक है? एक बटरफ्लाई ले लो, एक बर्ड, दोनों आसमान में उड़ रही हैं, ठीक है? तो क्या दोनों बर्ड्स हो गई? नहीं, ये इंसेक्ट फैमिली का है, इंसेक्ट आर्थ्रोपोडा है ये, और ये बर्ड है एव्स। पर दोनों के जो बॉडी पार्ट है वो उड़ने में हेल्प कर रहे हैं। तो वो जो ऑर्गन होंगे, बटरफ्लाई में जो ऑर्गन होता है वो एक्सटेंशन ऑफ बॉडी वॉल होता है, और बर्ड्स के अंदर मतलब वो फोरलिम्ब होता है। तो दोनों का ऑर्गन अलग अलग है मगर काम सेम कर रहे हैं, तो इसे ही बोलते हैं हम एनालॉगस ऑर्गन। दोनों का काम उड़ने का है, ये कहलाएगा एनालॉगस ऑर्गन, जहाँ पे काम सेम करेंगे मगर ऑर्गन अलग अलग होगा। क्लियर है ये बात? उसी तरीके से एक और एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे ऑक्टोपस में देख लो, एनसीईआरटी का एग्जांपल है। ऑक्टोपस की आइज़ और हमारी आइज़ ये हेल्प करती है देखने में, तो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन हो गया, मगर दोनों अलग अलग है। ये मैमल है, ये मोलस्का है, ठीक है? तो ये जो कहलाएगा कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, और ये जो ऑर्गन कहलाएंगे, क्योंकि दोनों का ओरिजिन अलग अलग है, तो इनका जो ऑर्गन होगा वो होगा बच्चों एनालॉगस ऑर्गन, ठीक है? क्या इसका कोई प्लांट एग्जाम्पल नहीं है? क्यों नहीं है? पोटैटो एंड स्वीट पोटैटो। अब ध्यान से समझना, पोटैटो जो होता है वो होता है स्टेम, और स्वीट पोटैटो जो होता है बच्चों वो होता है रूट। अब समझो, एक स्टेम है एक रूट है, दोनों की एनाटॉमी सेम है मगर काम सेम कर रहे हैं। काम इनका एक ही है, स्टोरेज ऑफ फूड, तो कहलाएगा एनालॉगस ऑर्गन और कन्वर्जेंट इवोल्यूशन होगा। अगर मैं तुमसे पूछूं, चलो ये टॉपिक तो हो गया, अगर मैं तुमसे पूछूं कि इनमें से डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट इवोल्यूशन में से बेस्ट एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन क्या है, तो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन मत बोल देना, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन नहीं होगा बच्चों। क्योंकि कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, अब तुम देखो ना, ऑक्टोपस कहाँ, मैन कहाँ, और हम कह रहे हैं कि ये दोनों एक जैसे हैं तो ये सेम फैमिली में, सेम कैटेगरी में आ जाएंगे, पर होगा तो नहीं ना। डाइवर्जेंट एवोल्यूशन ज़्यादा अच्छा एविडेंस देता है, क्योंकि वो एक फाइलोजेनी बताने में हेल्प करता है, वो एक कॉमन एंसेस्ट्री को बताने में हेल्प करता है कि अगर ये हमारा एंसेस्टर था, इसके दो हिस्से हुए, कुछ अलग डायरेक्शन में गए, फिर कुछ अलग डायरेक्शन में गए, फिर कुछ अलग डायरेक्शन में गए, समझ रहे हो? और जब हम इनकी एनाटमी देखते हैं तो इनमें सेम सिमिलैरिटी है, और ये एनाटमी इससे मिलती है, इन दोनों की इससे मिलती है, तो ये इवोल्यूशन ज़्यादा शो कर रहा है ना बच्चों। इसीलिए बेटर एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन डाइवर्जेंट इवोल्यूशन है और होमोलोगस ऑर्गन है। तो जब हम स्टडी करते हैं तो होमोलोगस ऑर्गन पर ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। ट्रिक को याद कैसे रखेंगे? देखो, HDTV होता है, आप याद रखेंगे HDAC। होमोलोगस ऑर्गन डाइवर्जेंट इवोल्यूशन के साथ है और एनालॉगस ऑर्गन कन्वर्जेंट इवोल्यूशन के साथ है, ठीक है? हमेशा याद रखना। अब आगे की बात करते हैं, थोड़ा एनसीईआरटी में से देख लेते हैं कि एनसीईआरटी इसके बारे में क्या कहती है। देखो बच्चों, एनसीईआरटी कहती है कि अगर हम एंसेस्टर को देखें, चाहे वेल हो, बैट हो, चीता हो या फिर ह्यूमन हो, हमारे अंदर एक सिमिलैरिटी है बोन के अंदर, फोर लिम्स के अंदर। अगर हम सबके बोन को देखें तो हमारे फंक्शंस तो अलग हैं मगर एनाटॉमिकली हम सेम हैं। जैसे हम सबके अंदर ह्यूमरस बोन होता है, रेडियस अल्ना होता है, कार्पल मेटाकार्पल होता है और फैलेंजेस उंगलियां होती हैं, ठीक है? ये बात कर रहे हैं फोर लिम्स की। Hence, in these animals, same structure develop along the different direction। ये कि सेम स्ट्रक्चर डेवलप हो गए डिफरेंट डायरेक्शन में, अलग अलग नीड के हिसाब से, जहाँ जैसी नीड थी वहाँ से वैसे ऑर्गन डेवलप हो जाएंगे, तो हम कहेंगे डाइवर्जेंट इवोल्यूशन होना, और ऑर्गन्स को कहेंगे होमोलोगस ऑर्गन। होमोलोगस ऑर्गन को हम देख क्या शो करता है, मैंने तुम्हें बताया, कॉमन एंसेस्ट्री, ये बता सकता है कि कॉमन एंसेस्टर कौन है। उसके अलावा इसके एग्जाम्पल हम हार्ट और ब्रेन में भी देखते हैं। अब देखो, इसमें एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर सेम है और फंक्शन भी सेम है, तब भी ये होमोलोगस ऑर्गन रहेंगे, ये ध्यान रखना है। इन प्लांट में भी हम देख सकते हैं, थॉर्न्स होते हैं बोगेनविलिया में और टेंड्रिल होते हैं कुकुरबिता में। ये होमोलॉजी शो करते हैं क्योंकि दोनों के दोनों ही एक्सियल बर्ड से डेवलप होते हैं। जैसे देखो, थॉर्न्स
बोगनविलिया में और कुकुरबिता में टेंड्रिल है। इसका काम है प्रोटेक्शन, इसका काम है सपोर्ट, मगर बेसिक स्ट्रक्चर एक्सिलरी बर्ड से डेवलप हुए हैं, तो ये कहलाएंगे होमोलोगस ऑर्गन। बेसिक स्ट्रक्चर से शुरुआत हुई है और डिफरेंट फंक्शन कर रहे हैं। होमोलोगस ऑर्गन जो होता है डाइवर्जेंट इवोल्यूशन में होता है, जबकि एनालॉगस में इसका उल्टा होता है। जैसे विंग्स ऑफ बटरफ्लाई और बर्ड लुक अलाइक, देखने में सेम लगते हैं मगर ये है नहीं। एनाटॉमिकली सिमिलर स्ट्रक्चर दो दे परफॉर्म सिमिलर फंक्शन। ये एनाटॉमिकली सेम तो नहीं है मगर फंक्शन सेम करते हैं, तो ऐसे ऑर्गन को हम एनालॉगस ऑर्गन कहते हैं। और इस तरीके के इवोल्यूशन को हम कन्वर्जेंट इवोल्यूशन कहते हैं, जहाँ पे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म एक सेम फंक्शन डेवलप कर लेते हैं, जैसे तैरने का, उड़ने का, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अच्छा, डिफरेंट स्ट्रक्चर उसके अलावा और देख सकते हैं। जैसे अलग एग्जांपल हमारे पास आइज ऑफ ऑक्टोपस है और मैमल्स है। हम दोनों के अंदर आंखें हैं, देखने काम आती हैं, पर दोनों सेम तो नहीं है ना भाई। एक मोलस्का में आता है, एक हम मैमल्स में हैं। ठीक है, फ्लिपर और पेंगुइन और डॉल्फिन। अब फ्लिपर और पेंगुइन, पेंगुइन का काम क्या है? ये एक बर्ड है, ये तैरने का मतलब। डॉल्फिन जो है ये क्या है? ये एक मैमल है। बस दोनों ने तैरना सीख लिया है तो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन हो जाएगा, क्योंकि सिमिलर हैबिटेट में रहते हैं, इसीलिए इनके अंदर अडेप्टिव फीचर सेम आ गया है, चाहे वो डिफरेंट ग्रुप के ही क्यों ना हो। प्लांट का एग्जाम्पल, स्वीट पोटैटो रूट से बनता है और पोटैटो स्टेम की मॉडिफिकेशन है। ये भी एनालॉगस ऑर्गन है, क्योंकि दोनों के दोनों का रूट अलग है। एक रूट से डेवलप हुआ है और एक स्टेम से, मगर फंक्शन सेम करते हैं, वो है स्टोरेज का। तो ये एनालॉगस ऑर्गन नहीं होगा। समझ गए बच्चों? और कुछ भी समझना है बायो का, प्लीज़ मुझे कमेंट कर दो, और वीडियो में लाइक डिसलाइक जो अच्छा लगता है वो करो, बट बायो रटो मत, बायो समझो बच्चों।